आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। अभी दोस्तों आप लोग जान ही रहे होंगे कि पूरे विश्व में कोरोना को लेकर के काफ़ी हलचल चल रही है। सारे देश, विश्व के लगभग 188 देश इससे अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। उनमें से भारत भी एक शामिल है और इतने प्रभावित हो चुके हैं कि सारे देश अपने अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं। और यही घोषणा हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की है। 21 दिनों के लिए हमारा देश लॉकडाउन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग सभी घर में अपने अपने आराम से होंगे, सकुशल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद भी हम लोग यही करते हैं कि आप लोग अपने अपने घर में आराम से होंगे और रहना भी चाहिए। आप लोग बाहर ना निकले, वरना बाहर में पुलिस आपकी मसाज करने के लिए काफ़ी तत्पर है। तो इस खाली ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है, जिसपे कि आप लोग का सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब सभी घर में होंगे, तो यूट्यूब में फिल्म देखने से और फेसबुक वगैरह वीडियो देखने से अच्छा है कि इसी दरमियान में आप लोग कुछ अपना पढ़ाई भी कर लें। और इसी सोच के साथ हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी टीम एग्जाम्स फाइटर्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने के लिए वीडियो बनाने का एक निर्णय लिया है कि इसमें लगातार हम लोग अब वीडियो बनाते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अब इस वीडियो के माध्यम से अब जो भी सीरियल चलेगा, तो इसमें हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस तो ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन दोनों को हम लोग बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से। तो इसी संदर्भ में आप लोग करंट में भी इसको हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो प्रचलित चल रहा है आपका कोरोना वायरस, जो कि आपका कोविड-19 इसके वायरस का नाम दिया गया। तो ये चूंकि फुल फॉर्म है, सीओ से कोरोना है, VI से वायरस है और D से डिजीजेस है। और ये चूंकि 2019 में विश्व के समक्ष ये उपस्थित हुआ है, इसलिए इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है। आप लोगों को चूंकि ये काफ़ी चर्चा हो चुका है, इस पे गंभीर समस्या बन चुका है, चुनौतीपूर्ण सिर्फ हमारे लिए ना हो करके अमेरिका जैसे विकसित देश, इटली जैसे विकसित देश के लिए हमसे ज़्यादा वो गंभीर वहाँ पे इसका रूप देखने को मिल रहा है। तो 19 में ये इसकी शुरुआत चाइना से हुई है और वहाँ से आज पूरे विश्व में ये फैल चुका है। तो ये बात करेंगे हम लोग कि ये क्या हो रहा है, कहीं हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करने वाले हैं तो इसी संदर्भ में इसको जोड़ के देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो युद्ध का जो पहले भी बताया गया था कि जो वर्ल्ड वार हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वार जो हो रहे हैं, पहला हुआ, फिर सेकेंड हुआ, ठीक है, अब देखिए थर्ड कब होता है। तो ये बोला गया था कि ये पहले वाले युद्ध में ये मानवीय हथियार से लड़े जाते थे, दूसरे वाले में केमिकल से, और अब तीसरा होगा वो जैविक हथियार से लड़ा जाएगा। जैविक हथियार मतलब इसी टाइप का आपका वायरस वगैरह और कुछ कुछ की, मतलब वहाँ पे जिससे भी युद्ध हो रहा है या फिर जिससे हमें हमारी दुश्मनी है, वहाँ पे बम ना गिरा करके, मिसाइल से ना लड़ करके, गोली बारूद से ना लड़ करके ये बायोलॉजिकल लड़ा जाएगा, यहाँ के वायरस से भेजा जाएगा, वहाँ पे लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर वहाँ पे जनरेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस टाइप का बात हो रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। इस कोरोना पे हम लोग एक दिन विशेष तौर पे करंट जिस दिन कवर करेंगे उस दिन इस पे डिटेल से चर्चा होगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही बात स्टार्ट कर किया जाता है तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला चीज आता है वो आता है यूएनओ, सबसे पहला, फर्स्ट। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर बात होगा तो सबसे पहला जो हम लोग के दिमाग में आता है वो आता है यूएनओ। ठीक है, यूएनओ आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र जितने भी विश्व के राष्ट्र हैं उनका एक समूह है, बोल सकते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी यहीं से इसलिए स्टार्ट कर रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था हमारा 1939 to 45, ठीक है,
तो 45 यहाँ पे जो वर्ल्ड वार था वो सेकेंड वर्ल्ड वार आपका खत्म हुआ था 45 में, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा यूएनओ की कहानी। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरा जो विश्व था, विश्व के सभी देश वे बिल्कुल तबाह हो गए थे, बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। ठीक है, और उस समय जो सबसे सक्षम देश में शामिल था वो था अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, तो चूंकि जान रहे होंगे आप लोग कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें दो गुट बन चुके थे, दूसरे विश्व युद्ध में दो गुट बन चुके थे। एक को बोलते थे मित्र राष्ट्र, अलाइड नेशंस बोल सकते हैं इसको, और दूसरे होते थे धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर, एक्सिस नेशंस ये बोला जाता है। तो मित्र राष्ट्र में जो थे वो आज जो विश्व के 5 महाशक्तियां हैं वो सारे एक साइड थे। ठीक है, उस समय के मतलब यूएसए, यूएसएसआर, फिर हो गया आपका चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे अलाइड कंट्रीज में थे। ठीक है, मतलब मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र के और कौन कौन थे, तो एक तो आपका ये था जर्मनी, एक हो गया आपका जापान, और एक है अभी कोरोना वायरस से बिल्कुल परेशान तबाह देश इटली। ठीक है, ये धुरी राष्ट्र थे। और इन देश मुख्य रूप मतलब दो साइड थे इस टाइप का, जैसे कि दो गुट बन चुके थे और इन लोग दोनों में ये लड़ाई चल रही थी, दूसरा विश्व युद्ध। मुख्य रूप से ये भूमिका निभा रहे थे, और बाकी आधे से अधिक देश तो जो अभी वर्तमान में है वो या तो गुलाम थे या फिर शक्तिहीन थे, तो वो किसी न किसी साइड रोल में थे। ठीक है, मेन रोल में यही थे। तो इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, आराम से सब ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, युद्ध तो होना स्टार्ट हो गया आपका 1939 में। ठीक है, 1939 के बाद युद्ध चलना लगातार स्टार्ट हो गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे 1942 में, ठीक है, ये जितने भी अलाइड कंट्रीज थे मतलब मुख्य रूप से ये और इसके साथ साथ जो भी, तो उनकी सैन फ्रांसिस्को, जो वहाँ पे अमेरिका की एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे बैठक आयोजित की 1942 से, और ये लगभग विश्व युद्ध खत्म होने तक चली। और यही जो बैठक चली वो आगे चल के यूएनओ का रूप, आगे जाकर के इसी को यूएनओ का रूप दिया गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कहानी बात करते हैं। सितंबर माह में 1945 सितंबर माह में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, और उसके बाद आगे 24 अक्टूबर को इसका गठन किया जाता है यूएनओ का। आमतौर पे देखा जाता है कि एक समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे आसपास में एक समाज होता है, जैसे कि बोलते हैं गांव में कि हाँ भाई समाज, कुछ भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा किया, कुछ भी किसी में कुछ विवाद हुआ तो उसे गांव में पंचायत बुला करके बैठा करके उसका निर्णय लिया जाता है। तो उसी तरीके पे सभी राष्ट्रों के समक्ष एक ऐसा विचार आया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि विभिन्न देशों के बीच उपजे विवाद को, चाहे तो वो हथियारिक हो या फिर किसी भी बिजनेस के पर्पस के मामले से, कि सभी को मिलकर सहयोग करना है और विश्व को आगे ले जाना है, सभी शांति से रहें, सभी के यहाँ सुरक्षा बना रहे। ठीक है, तो इसके लिए एक संस्था होना चाहिए, जैसे कि एक पंचायत समझ लीजिए, और उसी को ये रूप दिया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब यहाँ से हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं यूएनओ का। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था दोस्तों, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूएनओ क्या है, कैसे इसका वर्क करता है, कौन कौन इसका भाग है, सारा कुछ हम लोग आराम से डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ते, कई बार इसके बारे में पढ़ चुके होंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कुछ दिनों तक रहता है और उसके बाद गायब। तो हम लोग एक बार भी आराम से धीरे धीरे सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, मुख्य पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, बाकी साइड पॉइंट भी कुछ आएंगे। तो आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है,
तो आइए हम लोग बात करते हैं यूएनओ का। ठीक है, सबसे पहले कि ये है यूएनओ। ठीक है, अब यूएनओ का स्थापना कब हुआ ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपका अमेरिका में है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सारे देश लड़ने में व्यस्त थे, और उस समय में एक सबसे होशियार बोल सकते हैं कि अमेरिका था, वो युद्ध सामग्री बेचने में था कि ये लो भाई, वो तुमको मार दिया, ये लो लो हथियार, उसको मार दो, पैसा लाओ पैसा लाओ इसके लिए, अच्छा ये घट गया, ये लो प्रोटेक्शन करके ये दे रहे हैं और उससे लड़ो, तुम उसको मारो। ये सब लड़ने में व्यस्त हैं और ये अमेरिका सामान बेचने में व्यस्त था। ये एक्टिव रोल में तब आया जब जापान ने यहाँ पे आकर के बम गिराया, तब फिर अमेरिका आया और तुरंत फिर युद्ध भी खत्म ही हो गया। ठीक है, तो उस समय एक कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देश जो था वो अमेरिका था। तो इसीलिए देख लीजिएगा कि यूएनओ की अधिकांश संस्थाएं, ठीक है, अमेरिका की ओर झुकी हुई है। अभी हम लोग बात करेंगे कि अभी धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, कि कहाँ पे ये समानता दिखाता है, कहाँ पे ये असमानता दिखाता है, और किस तरीके से ये विभिन्न देशों के बीच विभिन्नता को उजागर करता है, या फिर विभिन्न क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव करता है। ठीक है, तो यूएनओ, सबसे पहले यूएनओ। अब यूएनओ के जो पार्ट्स हम लोग देखेंगे कि कितने इसके भाग हैं। तो यूएनओ के मुख्य रूप से 6 भाग हैं, जिसमें कि बोल सकते 5 अभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं और छठा का अब रोल खत्म हो चुका है। फिर भी हम लोग देख लेंगे एक नज़र में। सबसे पहला है जनरल असेंबली, जिसको कि हम लोग महासभा कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद। तीसरा जो इसका मुख्य अंग है वो इन लोग के बाद ले लीजिए आप, सचिवालय। सचिवालय। चौथा जो है इसके बाद आप ले लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा आपका ले लीजिए, ये है आपका इकोसोसिक, यूएनओ का इकोसोसिक काउंसिल है, मतलब इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल। और छठा जो सबसे लास्ट है वो है ट्रस्टीशिप। ठीक है, न्यास परिषद इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तो आप लोग जान ही रहेंगे, लिख देते हैं फिर भी। ये आर्थिक सामाजिक काउंसिल परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, ये एक हो गया आपका रफ सा आपका फिगर हो गया, इसको आप लोग देखिएगा आराम से। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसके 6 पार्ट हैं मुख्य रूप से। जनरल असेंबली, महासभा, दूसरा इसका सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका सचिवालय, चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठा है न्यास परिषद। ठीक है, इस इनमें से ये शुरुआती जो 5 है ये अभी अपने काम कर रहे हैं, और न्यास परिषद का रोल अब लगभग खत्म हो चुका है, तो उसकी अब कोई भूमिका अब रही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका एक एक को उठाएंगे और उसके कार्य को हम लोग देखते हुए चलेंगे, उसको आराम से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला से, महासभा। तो महासभा क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। एक समझिए, एक देश को चलाने के लिए जैसे कि होता है कि हमारे जानते होंगे भारत में कि शासन व्यवस्था में 3 रोल हैं।
एक है आपका विधायिका, एक है आपका कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल असेंबली जो है ये इसकी विधायिका है, यूएनओ की विधायिका, मतलब यहाँ पे रूल्स बनते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटारिएट सचिवालय, इनको मिला करके कहा सकता है कि ये इसका कार्यपालिका है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। इंटरनेशनल कोर्ट ये आप लोग जान रहे होंगे, ये आपका क्या हो गया न्यायपालिका। उसके बाद एक ये आर्थिक, आपका आर्थिक गतिविधि, ये सारे चीज हो गए। उसके बाद आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था मजबूत किए हुए, बिना पैसा के आप लोग जान रहे होंगे आजकल कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सब सारी व्यवस्था, शांति सुरक्षा व्यवस्था बना रहे, लेकिन साथ साथ में सभी देशों का, हमारे पूरे विश्व का आर्थिक गतिविधि बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, अधिक लोगों के पास पैसा आना चाहिए, जीवन स्तर उठना चाहिए। इसके लिए हमारे पास आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हैं। आप लोग को दिमाग में आ रहा हो कि भाई विश्व बैंक कहीं दिख ही नहीं रहा है, आईएमएफ कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, यूनिसेफ आप लोग पढ़े होंगे, वो भी तो यूनाइटेड स्टेट का एक अंग है, वो नहीं दिख रहा है। तो वो मैं बता दूं कि वो सब जितना भी है वो सब इसके अंडर में काम करता है। इको सोशल काउंसिल, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ही वो सब सारे आते हैं। विश्व बैंक आपका हो गया, आईएमएफ हो गया, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, और आपका हो गया अंकटाड हो गया, ये सब सारा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो सब पे जब उस पे जाएंगे तो धीरे धीरे सबको देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल असेंबली से। तो ये तो बन गया कि हाँ भाई ये आपका ये यूएनओ का संरचना होगा। अब इसके कुछ नियम भी होंगे, जैसे कि किसी भी संस्था को या किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स चाहिए। जैसे कि हमारे भारत को चलाने के लिए हमारा संविधान है, सभी देशों को चलाने के लिए अपना अपना संविधान होता है, तो इसके लिए भी संविधान होना चाहिए। तो यूएनओ का जब गठन हो रहा था, जिसमें कि उस समय 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, यहां मैं लिख देता हूं, 51 कंट्रीज उस समय हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो उस 51 कंट्रीज उस समय एक घोषणा पत्र तैयार हुआ था कि इसका फंक्शन क्या क्या होगा, ये किस क्षेत्र में काम करेंगे, कहाँ पे ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सब सारा इसका घोषणा पत्र है, जिससे कि इसे इसका चार्टर कहा जाता है। ठीक है, और चार्टर को ही यूएनओ का संविधान कहा जाता है, या इसी का ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम लोग महासभा, कि महासभा की क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले अब हम लोग महासभा देख लेंगे, एक एक करके सबको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी महासभा देख लेते हैं। सबसे पहले इस पे क्या है, महासभा, और इसे कहते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, इसमें क्या है, अभी वर्तमान समय में इसके 193 देश हैं, 193, और जो सबसे लास्ट कंट्री जुड़ा है, मतलब 193rd कंट्री जो इसमें शामिल हुआ है, वो है साउथ सूडान। ये शायद अभी तक 4-5 साल पहले ही जुड़ा था, 2013-14 में ही वो जुड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये जुड़ा हुआ है आपका साउथ सूडान। ठीक है, 193 कंट्रीज हैं। अब इसमें इसका क्या है, तो इसके कुछ रूल्स हैं कि जितने भी सदस्य होंगे वो सभी महासभा की जो वार्षिक बैठक होगी, मतलब वर्ष में एक बार, वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है, इसकी बैठक होगी, और सारे देश, ठीक है, अपने प्रतिनिधि इसमें भेजते हैं, और सभी देशों को ये राइट होता है कि जो भी वहां पे विधेयक रखा जाएगा, जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर वो मत दे सकें। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि सभी देशों को मताधिकार का अधिकार है,
ठीक है, सभी को मत देने का अधिकार है। और सभी का मत, उससे भी बेहतर बात है कि सभी का मत, सभी देशों का मत की वैल्यू एक है, मतलब सभी देशों का बराबर है, चाहे वो बड़ा देश हो, अमेरिका हो, इसका भी वोट का वैल्यू 1 है, चाहे एक छोटा सा देश ले लीजिए आप भूटान, इसका भी वोट का वैल्यू एक ही है, मतलब सभी यहाँ पे बराबर हैं, किसी पे कोई भेदभाव नहीं है। जो भी प्रस्ताव होगा वो बहुमत से पारित किए जाएंगे। ठीक है, वार्षिक बैठक होती है, इसमें 193 सदस्य हैं, इसको मताधिकार का इसमें सबको समान अधिकार है। ठीक है, तो इसकी जो बैठक होती है उस समय में यहाँ पे इसका कोई फिक्स नहीं होता है, अध्यक्ष मतलब जब भी बैठक होती है तो उस समय तत्काल रूप से एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है और वे इस बैठक का संचालन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं कि महासभा को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि विश्व संसद की संज्ञा किसे दी जाती है, क्योंकि इसमें विश्व के सभी देश, देखिए लगभग 193 इतने देश हैं, सारे देश इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए इसे विश्व संसद की संज्ञा भी दी जाती है या विश्व संसद कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विश्व संसद इसको, तो महासभा को, इसमें सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हो गया 193 देश है, वर्ष में एक बार बैठक, मताधिकार का सबको बराबर अधिकार है। ठीक है, महासभा का अब कुछ काम है कि उसके क्या काम है, तो महासभा के काम होते हैं, जैसे 2 टाइप के काम है कि पहला तो काम है विधेयक, यहाँ पे मतलब लॉ बनाना, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था देखना, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा परिषद के अनुशंसा पे ही ये कुछ कह सकता है, अन्यथा ये कुछ नहीं कहेगा। सुरक्षा रक्षा से मामले जितने भी होंगे वो सुरक्षा परिषद का उस पर अधिकार होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि ये नियंत्रण स्थापित करता है, जैसे संसद है, हमारे देश का जो संसद है वो क्या करता है कि कार्यपालिका सरकार जहां जहां जितना जितना खर्च कर रहा है सबका क्या होगा, लास्ट में उसका लेखा जोखा चेक होगा कि सही में वो सरकार खर्च किया या नहीं किया, या फिर सही जगह खर्च किया या नहीं किया, कि जो खर्च किया गया वो कितना सही था, सबका इस टाइप का लेखा जोखा उसका चेक करना, उसका अकाउंट चेक करना। तो वही उसका काम महासभा का ये भी है कि जितने भी यूएनओ के अंग हैं सभी को यहाँ से जो फंड मिलेगा वो सही कितना फंड जुटा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, सही खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक करना महासभा का काम है। ठीक है, तो महासभा में अभी इतना देखिए, और इसके बाद और भी कुछ अगर एक आध पॉइंट छूट जाता है मैं देख लेता हूँ कि इसके बाद भी कुछ और है। इसके बाद यहाँ पर ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें महासभा में जानने लायक इतनी ही बातें हैं अभी फिलहाल में आपके, कि इसे विश्व संसद की संज्ञा दी जाती है, वर्ष में एक बार बैठक, मताधिकार सबको बराबर होगा, चाहे वो बड़ा होगा या छोटा होगा, 193 सदस्य हैं, साउथ सूडान इसका सबसे नया शामिल हुआ सदस्य है। ठीक है, और एक बात और, हाँ लास्ट में छूट गया एक बात और, कि इसकी एक अहमियत ये भी है कि ये जिस भी कोई भी देश वो संप्रभु राज्य है या नहीं है, इसका जो बोल सकते हैं इसका सर्टिफिकेट देना या फिर इसको मान्यता देना, ये महासभा का काम है, कि ये जिसको मान्यता दे दिया कि हाँ ये राष्ट्र संप्रभु है या फिर इसका एक अलग अस्तित्व है, तो वो उससे स्वतंत्र देश की मान्यता मिल जाती है। ठीक है, इसकी सबसे खास बात यही है कि किसी भी स्वतंत्र देश की मान्यता इसके द्वारा देती है। अगर ये इसने मान्यता दे दी कि वो देश एक अलग राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, तो उसको पूरे विश्व में मान्यता मिल गया, क्योंकि विश्व के सारे देश, लगभग सारे देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य राष्ट्र की मान्यता प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका महासभा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सुरक्षा परिषद की ओर। सुरक्षा परिषद जो कि है तो वैसे बहुत ही छोटा संस्था, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपका सुरक्षा परिषद है, ये महासभा की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन इसका जो महत्व है वो काफी बड़ा है। ठीक है, काफी अधिक ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो ये यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण
अंग यही है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका संरचना क्या है। तो इसका संरचना क्या है कि इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। पहले हालांकि इसमें पहले 11 सदस्य होते थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी, जिसको कि बढ़ा करके बाद में ये 15 कर दिया गया है। मतलब 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, ठीक है। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन है, तो ये जान रहे हैं कि वो जितने भी मित्र राष्ट्र हैं, जो कि ये जो यूएनओ का संकल्पना है ये उन्हीं का उपज है, उन्हीं की ये विचार बोल सकते हैं, विचार है। तो वही लोग 5 इसके अस्थायी सदस्य बने हैं। कौन कौन, तो यूएसए, आप लोग जान रहे हैं यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है, मतलब सोवियत संघ, मतलब रूस बोल सकते हैं अभी, चीन, और आपका हो गया ब्रिटेन, और लास्ट आपका हो गया फ्रांस। ये आपके 5 सदस्य अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। मतलब इन जो अस्थायी सदस्य हैं इनका टर्म होता है 2 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष पे ये बदले जाते हैं और प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष 5 नए सदस्यों का चयन होगा, अगले साल 5 नए सदस्यों का फिर से चयन होगा, और पिछले साल जिसका चयन हुआ था 5, वो इस साल के बाद नेक्स्ट वाले साल में उनका फिर से उनको चेंज किया जाएगा। 10 अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे और इनमें भी एक रूल है कि किस तरीके से चुने जाएंगे। 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनको चुनने का रूल ये है कि 5 सदस्य जो होंगे वो एशिया और अफ्रीका, इनसे चुने जाएंगे 5 सदस्य। 2 सदस्य जो होंगे अफ्रीका से हैं, एक होगा, एक सदस्य ये आपका चुना जाएगा पूर्वी यूरोप से, और जो रिमेनिंग 2 सदस्य होंगे ये पश्चिमी यूरोप या फिर और अन्य जितने भी देश हैं उनमें से 2 सदस्य चुने जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से 5 2 7 8 2 10, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है इस तरीके से ये चुना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ देता है कि किस महादेश से कितने चुने जाने हैं, ठीक है। अब जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं ये हैं, आप लोग नाम अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। यही जो मित्र राष्ट्र हैं, अलाइड पावर्स, यही ये अभी पे अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी सदस्य को बहुत ही ज्यादा पावर दिया गया है, जिसका की कारण है वीटो, ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोल सकते हैं निषेधाधिकार। निषेधाधिकार, निषेध करने का अधिकार, मतलब कि वो अगर कह देना तो वो वहीं पर वो खत्म हो जाता है, वो कोई भी विधेयक हो वहीं पर बंद हो जाता है। वीटो, ये जो बहुत ही पावरफुल होने का कारण है ये वीटो, ठीक है। और इसी के कारण आज पूरे विश्व में इसके प्रति असंतोष हो रहा है कि यहाँ पे विभिन्न देशों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उस समय में बहुत सारे देशों की शक्ति ब्रिटेन और फ्रांस की तुलना में उस समय हालांकि कम थी, लेकिन आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ब्रिटेन फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, विकसित, मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, आर्थिक ग्रोथ, ये सब सारा कुछ इनसे ज़्यादा हो सकता है। जैसे भारत है, ब्राज़ील है, फिर इधर अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। ये सब जो देश हैं, हम ये काफ़ी बड़े बड़े देश हो गए हैं, इन लोग की तुलना में आज हम लोग की शक्ति अधिक है, लेकिन फिर भी अस्थायी सदस्य में इन लोग दोनों को जगह दिया गया और बाद बाकी को नहीं, ठीक है। तो चूंकि ये जो इन लोग को पावरफुल बनाता है वो निषेधाधिकार, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे विधेयक स्टार्ट करना है तो इन सबकी सहमति चाहिए। अगर एक भी वहां पे वीटो का यूज कर दिया, मतलब निषेधाधिकार कर दिया, मतलब वो बोल दिया ना, तो वो वहीं पर वो खत्म हो जाएगा, कोई भी विधेयक हो, ठीक है। इन लोगों का विधेयक वीटो जो पावर वो 2 तरीके से है। सबसे पहले तो वीटो ये आता है कि ये जो विधेयक है वो वीटो लायक है या नहीं है, अगर वहीं पे कर दिया ना तो खत्म। अगर सभी का सहमति बन गया, हाँ ठीक है ये लाने लायक है, उसके बाद भी अगर आगे सहमति नहीं बना और वीटो का यूज कर दिया तो वो खत्म हो गया, चाहे वो कितना भी अनैतिक कुछ ना क्यों ना हो रहा हो। लेकिन 4 महादेश अगर चाह रहे हो और एक अगर नहीं चाह रहा हो तो
कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी देश जैसे विश्व की सुरक्षा का दायित्व, विश्व का ये जो प्रहरी इसको बोल सकते हैं कि विश्व का ये प्रहरी है, पहरेदार है। ठीक है, इसलिए इतनी सारी जो शक्तियां हैं, इसलिए यूएनओ की यूएनओ की कुंजी भी से कहता है, यूएनओ की कुंजी इसे ही कहा जाता है, या विश्व की कुंजी। ठीक है, दोनों चीज इसको कहा जाता है, यूएनओ की कुंजी या विश्व की कुंजी। इसी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। अब हम लोग इस पे आगे बात करते हैं कि इस लोगों का कार्य क्या है। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी देश में कोई देश किसी पे अटैक कर दिया, वो बात चला गया यूएनओ पे, जैसे कि इंडिया के साथ हो चुका है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, 1947 में। ठीक है, तो उस समय दौड़ के अगर कोई चला जाए यूएनओ वहाँ पे बोल दिया हाँ ठीक है रुको रुको रुको, सब कहीं पे समझा बुझा दिया कि हाँ भाई यहाँ से आपका ये है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। खैर कोई बात नहीं, इस पर फिर से आगे कभी चर्चा करेंगे। तो ये यहीं पे एक बोल सकते हैं मध्यस्थता वाला है। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए कोई अपील लेकर के गया कि यहाँ पे हमारे साथ ये जाति कर रहा है, हमारे देश पे ये अटैक कर दे रहा है, या फिर हमारी संप्रभुता को, ये संप्रभुता का हनन कर रहा है, हमारे देश में ये इंटरफेयर कर रहा है, तो वहाँ पे यूएनओ में बिल पारित होगा कि हाँ भैया यहाँ पे वो ऐसा ऐसा वो कंट्री का शिकायत है, इस पे क्या है। तो वो जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे कि जिस भी पार्टी का गलती है उसको बोलेंगे कि भैया आप यहाँ से गलती कर रहे हो, यहाँ से इसका चित्र है, यहाँ पे आप लड़ाई ना करो, पीछे चले जा। सबसे पहले प्रस्ताव से, अगर प्रस्ताव से नहीं माने तो फिर उस पर क्या किया जाता है कि इन्हीं के अनुशंसा पे महासभा में फिर पारित होता है और वहां से उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है। फिर भी अगर वो ना माने तो लास्ट में फिर सैन्य कार्यवाही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूएनओ का वैसे अपना कोई सैनिक है नहीं। ठीक है, लेकिन जितने भी सदस्य हैं किसी भी देश को, जो भी महासभा के सदस्य हैं, उनमें से सिक्योरिटी काउंसिल अगर वो बिल पारित कर दे कि हाँ ठीक है उस पर अटैक करना है, ठीक है, तो उसके बाद अगर ये बोले कि हाँ भाई फलाना फलाना देश इसे आप इतना सैनिक दो, आप इतना सैनिक दो, तो उन सभी देश को जिम्मेवारी बनता है कि वो इतना सैनिक मुहैया कराएं। ठीक है, अब 1 लाख बोल दिया कि भाई भारत को कि आपका 1 लाख सैनिक चाहिए, तो भारत का ये जिम्मेवारी है कि अब उसको 1 लाख सैनिक दे। ठीक है, अब जब वो यूएनओ का सैनिक बन करके जाएगा तो उसके बाद उन लोग का अलग ही ड्रेस होता है, वो देख के समझ में आ जाएगा कि ये यूएनओ का है। ठीक है, उनका टोपी भी नीला कलर का होता है, अलग ड्रेस ही होता है, तो वो देख के आएगा कि वो अलग सैनिक है। वो ड्रेस कोड दिया गया है, लेकिन हालांकि ये याद रखिएगा कि उनका सैनिक अपना इस संगठन का सुरक्षा परिषद कोई सैन्य है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका खास बात हो गया। इतना सारा चीज आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, वीटो आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, काम क्या है इसका। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो इसी पे निर्भर करता है। इसका मुख्य दायित्व है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखे, सभी को सुरक्षा प्रदान दे। ठीक है।